नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में एटलस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखो, इस वीडियो में हम लोग ना जो एटलस में जो जियोग्राफिकल शेप होते हैं, जैसे कंटिनेंट, बाइट, बे, गल्फ, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, आप जियोग्राफी पढ़ते हो तो जियोग्राफी में आपको पता ही होगा कि एटलस कितना ज़्यादा जरूरी है। मैपिंग करना आपको आना चाहिए। हम क्या करेंगे कि मैपिंग के लिए भी जैसे जैसे टाइम मुझे मिलेगा वैसे वैसे मैं आप लोगों को मैपिंग भी करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि देखो मैपिंग से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखो, पहला है कंटिनेंट। ये कंटिनेंट होता क्या है? तो अ वेरी लार्ज एरिया विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स। एक ऐसा लैंड मास, ठीक है, एक बड़ा सा लैंड मास जिसके चारों तरफ पानी ही पानी, ठीक है, उसको कंटिनेंट कहा जाता है। जैसे देखो, हम लोग की पृथ्वी पे 7 कंटिनेंट है, ठीक है, जो कि पहला सबसे बड़ा कंटिनेंट है उसका नाम है एशिया, जिसमें टोटल 49 कंट्रीज आते हैं। एशिया है ना, वो यूराल माउंटेन, कैस्पियन सी और काकेसस माउंटेन से सेपरेट होता है। देखो, ये जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान है ना, इसको ना हम लोग काकेसियस कंट्री बोलते हैं। ठीक है, और जो ग्रेटर काकेसस माउंटेन आप देख रहे हो ना, इसका जो हाईएस्ट पीक है एवरेस्ट, वो रसिया में लाई करता है, ना कि ये जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान में। ऑलराइट, इसको याद रखना, ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है कि ये कैस्पियन सी हो गया और ये यूरल माउंटेन, काकेसस माउंटेन, ये किसको अलग करता है? तो एशिया और यूरोप। ठीक है, सेकेंड मोस्ट लार्जेस्ट कंटिनेंट इज अफ्रीका which has 54 countries, and the largest country is Algeria and the smallest country is Seychelles. अफ्रीका पे जो लार्जेस्ट कंट्री है ना, वो है अल्जीरिया। ये रेड वाला जो आप देख रहे हो ना, ये अल्जीरिया है। और सेशल्स जो कि स्मॉलेस्ट कंट्री है, ये वाला इलाका। ठीक है, अब देखो, अफ्रीका को ना ब्लैक या फिर डार्क कंटिनेंट कहा जाता है, यानी कि अंध या फिर काला देश महाद्वीप। अब अफ्रीका एकमात्र ऐसा कंटिनेंट है जहाँ पे ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना, तीनों क्रॉस करता है। जैसे पहले आप देख रहे हो ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया वेस्टर्न सहारा, ये मोरिटानिया, दिस इज माली, वन इज अल्जीरिया, लीबिया एंड इजिप्ट। इन 6 देशों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है। ऑलराइट, अब इक्वेटर देखो, 7 कंट्री से इक्वेटर क्रॉस करते हैं। पहला है साउथ डोम प्रिंसिपल, गबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या एंड सोमालिया रिपब्लिक। ये 7 देश हैं जहां से इक्वेटर क्रॉस करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि 5 कंट्री से क्रॉस करता है। जैसे पहला है आपका नामीबिया, बोत्सवाना, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, फोर्थ वन इज मोजाम्बिक एंड फिफ्थ वन इज मेडागास्कर। अब ये जो रेड स्पॉट देख रहा हो ना, ये रेड सी है। ठीक है, तो रेड सी से भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है। अब यहाँ देखो, ये हो गया आपका सेंट्रल एशिया। ठीक है, यानी ये एशिया वाला भाग हो गया और ये अफ्रीका वाला भाग हो गया। अब इन दोनों को जो सेपरेट करता है ना, वो यहाँ देख रहे हो ना, गल्फ ऑफ एडन, यानी कि बाब अलमंदेब की संधि, बाब अलमंदेब स्ट्रेट, और वहाँ हो गया आपका स्वेच, गल्फ ऑफ स्वेच। इन दोनों से ये एशिया और यूरोप सेपरेट होते हैं। और ये आप देख रहे हो बीच में रेड सी है। तो आप ये भी याद रखना कि जो अरेबियन सी है और रेड सी है, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला कौन सा स्टेट है? तो बाब अलमंदेब स्टेट। ठीक है, और वहाँ मेडिटेरियन सी और या रेड सी, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला कौन सा स्टेट है? वो तो वो है स्वेज नहर। ठीक है, गल्फ ऑफ स्वेज। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे आप देखो, ये यूरोप है और ये अफ्रीका है, और दोनों के बीच का जो स्टेट है ना, उसका नाम है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि ये यूरोप और अफ्रीका के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस 14 किलोमीटर का है। तो आपके अंदर ये ख्याल आता होगा ना कि क्यों ना हम इस पे ब्रिज बना के और अफ्रीका और यूरोप को कनेक्ट कर दे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, इसका जो गहराई है ना, वो लगभग लगभग, ये जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट का जो ओशियन का जो गहराई है, मतलब लगभग लगभग मान लो 3280 किलोमीटर का है। ठीक है, जो कि ये इम्पॉसिबल सा लगता है कि एक लंबा सा पिलर खड़ा करना, स्टेबिलिटी लाना पिलर ब्रिज में, वो इम्पॉसिबल सा लगता है। तो टनल क्यों नहीं बना सकते? वाटर टनल भी तो बना सकते हैं। तो वाटर टनल इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि देखो, अंदर बहुत सारे चट्टान हैं, बहुत सारे पत्थर हैं, जो कि ये भी काम को मुश्किल बनाता है। और कहीं ना कहीं यूरोप को डर भी लगता है कि अगर हम इसको कनेक्ट कर भी दिए, तो जो अंडर डेवलप कंट्रीज है अफ्रीका के, जो माइग्रेटर है, जो काफ़ी ज़्यादा माइग्रेट करते हैं, वो सब ज़्यादा से ज़्यादा यूरोप में आ जाएंगे। ये भी खतरा उनको सताता है, जिसके कारण ये
ब्रिज और ये दोनों कॉन्टिनेंट को जोड़ने वाली बात एक तरह का ड्रीम लगता है। अब जो अगला तीसरा जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, जिसमें टोटल 23 कंट्रीज है। अब देखो इस वीडियो में ना हम एक एक कॉन्टिनेंट के बारे में जो डिस्कस नहीं करने वाले, ठीक है, कि जैसे अफ्रीका के बारे में डिस्कस की, थोड़ा बहुत एशिया के बारे में डिस्कस की, तो उतना अब इस सारे कॉन्टिनेंट के बारे में करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो सब कॉन्टिनेंट को एक एक करके जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उन सब के साथ एक एक वीडियो सेपरेट आते रहेंगे, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका का कनाडा वाला पार्ट है न्यू फाउंडलैंड आइलैंड। यहाँ पे एक घटना देखने को मिला, टाइटैनिक शिप के बारे में सुने होंगे, ऑब्वियसली मूवी में भी देखे होंगे, है ना, कि एक बड़ी सी नाव जो निकलती है बहुत सारे पैसेंजर्स, बहुत सारे लोगों को लेकर, वो दो भाग में बीच से टूट जाती है। वो ये कनाडा वाला पार्ट में, ठीक है, जो न्यू फाउंडलैंड आइलैंड है ना, इससे 600 किलोमीटर दूर पे ये टूट के जो दो पार्ट में है, इसका रेक वाला पार्ट और एक स्टर्न वाला पार्ट, ये दोनों करीबन करीबन 800 मीटर की दूरी पे ये टूटा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहीं पे क्या हुआ ना कि इसी रेक को देखने के लिए कुछ टूरिस्ट लोग, जैसे बड़े अमीर अमीर लोग, क्या किए कि एक सबमर्सिबल पे बैठ गए। देखो सबमरीन और सबमर्सिबल दोनों अलग अलग चीज़ होते हैं, ठीक है। सबमर्सिबल क्या होता है, सबमर्सिबल को कंट्रोल करने के लिए एक बोट का होना जरूरी है, ठीक है। जो शिप है एक शिप की होनी जरूरी है, लेकिन एक सबमरीन क्या होता है, उसके पास खुद का कंट्रोल होता है, वो खुद से पानी के अंदर जा भी सकता है, पानी के अंदर आ भी सकता है, ठीक है। लेकिन ये सबमर्सिबल का जो मटेरियल बना था वो कार्बन फाइबर का बना हुआ था, और बाकी जो बॉडी थे वो टाइटेनियम का बना हुआ था, जिसके कारण ये प्रेशर सह नहीं पाया और अंदर जाके ओशियन सरफेस तक जाके ये ब्लास्ट कर गया। अब अगला जो है साउथ अमेरिका, जिसमें टोटल 12 कंट्रीज आते हैं। नेक्स्ट वन इज अंटार्कटिका। यहाँ पे एक भी देश नहीं है, ये पूरी तरह से बर्फ है, आइस कैप, ठीक है। ये है यूरोप, जहाँ पे आपको टोटल 51 कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी। और ये है आपका ओशियानिया, यानी कि टोटल 14 कंट्रीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अब हम लोग देखते हैं कि ओशियन क्या है। देखो ओशियन होता है क्या है, एक साल्ट वाटर है, काफ़ी बड़ा बॉडी, काफ़ी ह्यूज बॉडी, जो कि इसका पानी क्या होता है, खारा होता है, सॉल्टी होता है ऑब्वियसली, और जो कि पृथ्वी का टोटल 71% भाग को कवर किए हुए। पैसिफिक ओशन जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है, आप ये वाला जो भाग देख रहे हो ना, ये है पैसिफिक ओशन। और ये आप जो हॉर्स शू शेप का जो शेप देख रहे हो ना, हॉर्स शू शेप का एक बेल्ट, इसको कहते हैं रिंग ऑफ फायर। अब रिंग ऑफ फायर पे तो मैंने एक शॉट बना रखा है, जाके आप देख सकते हो, बट थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि देखो ये रिंग ऑफ फायर इसलिए कहा जाता है ना, क्योंकि इससे चारों तरफ ना वोल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक देखने को मिलते रहता है, ठीक है, जिसके कारण इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। अब ये है अटलांटिक ओशन, जो कि दूसरा सबसे बड़ा ओशन। आप जो ये बीच में देख रहे हो ना, मिड अटलांटिक रिज, ये दुनिया का यानी कि पृथ्वी का सबसे बड़ा, सबसे लंबा माउंटेन रिज है, ऑलराइट। ये है इंडियन ओशन, जो कि तीसरा सबसे बड़ा ओशन। और ये है आपका सदर्न ओशियन, जो कि चौथा सबसे बड़ा ओशियन है। एंड दिस वन इज आर्टिक ओशन, जो कि पांचवा, जो कि सबसे बड़ा ओशियन है। नाउ let's talk about what is subcontinent. A large landmass that forms part of a continent. ऐसा लैंडमास जो कि एक कंटिनेंट का पार्ट, ठीक है, कंटिनेंट का पार्ट हो और वो काफ़ी बड़ा। तो देखो ये जो हमने नीचे मैप में रखा है ना, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यही एक सब कंटिनेंट नहीं है, ऐसे बहुत सारे सब कंटिनेंट है। बस मैंने केवल एशिया में से इन कंट्री को निकाल के आपको एग्जाम्पल के लिए पेश किया है, ठीक है। Now, what is landlocked country? So, a country which is surrounded by land from all sides is called a landlocked country. मतलब एक ऐसा कंट्री जो कि चारों तरफ से भूमि से घिरा है ना, उससे हम लोग स्थल अवरुद्ध या फिर लैंड लॉक कंट्रीज बोलते हैं। और दुनिया में टोटल 48 ऐसे कंट्री है जिसको जो कि लैंड लॉक कंट्री। और दुनिया का सबसे बड़ा जो लैंड लॉक कंट्रीज है वो है कजाकिस्तान, मंगोलिया एंड लाओस। यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपको रसिया ऊपर देखने को मिल जा रहा है, और नीचे सेंट्रल एशिया है, चाइना है इधर। तो ये कजाकिस्तान है जो कि चारों तरफ से क्या, किससे घिरा हुआ है, लैंड से घिरा हुआ है। यहाँ कैस्पियन से, तो इससे मत समझना कि ये मतलब वो है लैंड लॉक कंट्री नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मंगोलिया। मंगोलिया भी देख सकते हो, ऊपर आपका रसिया देखने को मिल जाएगा, नीचे चाइना देखने को मिल जाएगा। और ये आप जो वेस्टर्न में देख रहे हो कजाकिस्तान यानी सेंट्रल एशिया, ये भी देखने को मिल जाएगा। तो ये भी क्या है, ये एक तरह का लैंड लॉक कंट्री है।
दिस इज लाओस, जो कि इधर थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, चाइना, म्यांमार सबसे ये घिरा हुआ है। इसमें देखो लैंड ऑफ कंट्री में एक क्या होता है ना, एक माइनस पॉइंट मैं बताऊं कि वो समुद्री तट से, कोस्टल एरिया से घिरा नहीं होता है, जिसके कारण मतलब एक बेनिफिट जो होता है कोस्टल एरियाज वाले कंट्रीज का, वो नहीं मिल पाता है उतना, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बफर कंट्री। नाउ व्हाट इज बफर कंट्री? सो देखो, दो बड़े देश के बीच में अगर कोई छोटा सा देश है, उसको हम लोग बफर कंट्री कहते हैं। जैसे कि मंगोलिया देख सकते हो, ऊपर रसिया, नीचे चाइना, दो बड़ा देश है और उसके बीच में मंगोलिया है, तो ऑब्वियसली इट इज अ बफर कंट्री। नाउ दिस इज नेपाल। आप ऊपर देख सकते हो चाइना और नीचे इंडिया, दो बड़े देश के बीच में एक नेपाल है, छोटा सा देश, इसलिए नेपाल को भी बफर कंट्री कहा जाता है। नाउ आइलैंड के बारे में जानते हैं कि आइलैंड है क्या। देखो आप वीडियो में देख रहे हो ना, यही आइलैंड है, यानी कि एक ऐसा लैंड मास जिसके चारों तरफ पानी, ठीक है, दिस इज आइलैंड। अब ये कंटिनेंट जितना बड़ा नहीं होता, नहीं तो ये अगर लार्ज ह्यूज लैंड मास रहता ना, तो इसको हम लोग कंटिनेंट बोलते, बट ये कंटिनेंट है नहीं, ये आइलैंड, ऑलराइट, क्योंकि ये छोटा है, कंटिनेंट से छोटा होगा ना ऑब्वियसली। अब देखो दुनिया का ना सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो है ग्रीनलैंड। अब इधर देख लो नॉर्थ अमेरिका साइड है ये, बट ये नॉर्थ अमेरिका में है नहीं। इसका जो स्वामित्व है ना, ऑन्ड है ना, ये डेनमार्क का, ठीक है, डेनमार्क का ये कंट्री है ग्रीनलैंड। देखो ग्रीनलैंड ना, ग्रीनलैंड केवल नाम है कि हाँ वहाँ पूरा बर्फ से बर्फ है। अब देखो आर्किपेलागो, आर्किपेलागो क्या है? ग्रुप ऑफ आइलैंड, बहुत सारे ग्रुप आइलैंड का हो जाते हैं ना किसी समुद्र में, लेक्स में, तो उसको हम लोग आर्किपेलागो बोलते हैं। और जो लार्जेस्ट आर्किपेलागो है ना, वो है इंडोनेशिया का, जो कि 13,000 आइलैंड वहाँ पे है। आप ये मैप में देख पा रहे हो ना। व्हाट इज केप? तो केप क्या है ना कि एक छोटा सा एरिया होता है लैंड का, जहाँ पे 3 साइड से पानी से वो घिरा हुआ रहता है, उसको हम लोग केप बोलते हैं। ये आप देख पा रहे हो, या केप ऑफ गुड होप देखने को मिल जाएगा आपको। ये केप पॉइंट है, ये केप हैंकीप है। तो ये 3 साइड से पानी से घिरा होता है, ठीक है, छोटा सा नैरो सा एक लैंड मास है। और यहाँ इंडिया में आप देख रहे हो केप कोमोरिन, ये भी एक तरह का क्या है, केप है, ऑलराइट। नाउ पेनिनसुला, देखो ये भी केप की तरह ही होता है, लेकिन इसका साइज बहुत बड़ा होता है, वेरी बिग इन साइज, ऑलराइट। अब ये भी तीनों साइड से पानी से घिरा होता है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो काथियावाड़ पेनिनसुला हो गया इंडिया का, ये वाला पार्ट काथियावाड़, जो कि 3 साइड से आप देख पा रहे हो कि तीन साइड से ये पानी से घिरा हुआ है और काफ़ी लार्ज है, साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा है केप के अपेक्षा में। अब जो पेनिनसुला है ना, अरेबियन पेनिनसुला, जो कि सबसे बड़ा पेनिनसुला है, जिसमें 7 कंट्री आते हैं, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन एंड कुवैत। नेक्स्ट वन इज क्रीक। नाउ व्हाट इज क्रीक? जब पानी जो समुद्र का पानी है ना, वो पतला रास्ता से, नैरो रास्ता से इंटर करता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रीक। जैसे आप देखिए, देख पा रहे हो मैप में, ये सर क्रीक हो गया, ये कोरी क्रीक हो गया, ये काफ़ी नैरो सा रास्ता है जहाँ से समुद्र की पानी इंटर कर रहा है। अब यही जब बड़ा हो जाता है ना, जब बड़ा हो जाएगा तब इसको गल्फ बोलते हैं। देखो कितना चौड़ा एरिया, ये जब काफ़ी बड़ा हो जाता है तब जाके इसको हम लोग गल्फ बोलते हैं। और सबसे बड़ा जो गल्फ है वो है गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। देखो हिंदी में सबको खाड़ी ही बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में सबका नाम बदल जाता है, तो ये कंफ्यूजन नहीं, ऑलराइट। अब नेक्स्ट वन इज बे। अब जब गल्फ और ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना, तब जाके बे बनता है, और सबसे बड़ा बे है बे ऑफ बंगाल। ये आप शेप देख पा रहे हो, कितना बड़ा शेप है, ये बे है। और जब देखो ये ऐसा होता कैसे, जब समुद्र का पानी जो है ना काटता है कंटिनेंट के मिट्टी को, पत्थर को, चट्टान को, तो इस तरह का शेप ले लेता है, ठीक है। तो जब और ज़्यादा पानी कटेगा ना, इसमें पानी जब समुद्र का पानी और कटेगा, तब जाके क्या बनेगा, एक बाइट, ठीक है। ये आप देख रहे हो ऑस्ट्रेलिया वाला इलाका कितना पतला हो, बे, ऐसा नहीं लग रहा कि ये बे जैसा है सिमिलर, लेकिन ये छोटा है, वो बे जो था बड़ा था, जो बाइट आप देख पा रहे हो छोटा सा है ना। तो इसको हम लोग बाइट बोलते हैं। और ये और ज़्यादा कट जाएगा ना, पूरी तरह से कट जाएगा, तब जाके बनेगा बीच। बीच देखो ना, समुद्र पे भी बनता है और रिवर्स के पास भी बनता है, लेकिन रिवर्स के पास जो बनता है उसको हम लोग घाट बोलते हैं, है ना, बैंक बोलते हैं। तो इससे होता है कैसे है, देखो जब पानी जहाँ से निकलती है ना, रिवर का एग्जाम्पल लेते हैं, माउंटेन से निकलती है, तो माउंटेन को चीरते हुए उसके सेडिमेंट्स को लेते हुए ये रिवर्स बहती है, तो अपने आसपास में ये सेडिमेंट्स को वहीं पे छोड़ देती है, जिसके कारण भी वहाँ पे घाट, बैंक या बीच जो भी बोलो,
देखने को मिल जाता है। सिमिलरली सी भी क्या करते हैं, समुद्र क्या करते हैं कि वो भी सेडिमेंट्स लाते हैं और छोड़ देते हैं, ठीक है, और छोड़ते भी हैं और ले भी जाते हैं, मतलब कुछ पार्ट छोड़ देते हैं बीच पे और कुछ पार्ट ले जाते हैं अपने साथ में, जिससे कारण ये जो प्रोसेस है ना, ये पीरियोडिकली चलते रहता है, जिससे कारण बीज का भी फॉर्मेशन होता है। बस इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। सो बाय बाय, टेक केयर।